बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स एक के बाद एक या तो पार्टी छोड़ते जा रहे हैं या पार्टी के ओहदों से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं या पार्टी के साथ साथ सियासत को भी खैराबाद कह रहे हैं। तो ये सिलसिला कहाँ पर जाकर रुकेगा, प्रोग्राम के पहले से हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि हुकूमत इस वक्त बज़ाहिर लग रहा है कि IMF के प्रोग्राम में नहीं जा रही, क्योंकि IMF ने जो डिक्टेशंस हुकूमत को दी, जिनके ऊपर हुकूमत ने अमल भी किया माजी करीब में, अभी उनसे हटकर हुकूमत बातें कर रही है। IMF जो मुतालिबात अब कर रही है हुकूमत से, हुकूमत उनसे जो है वो उनको पूरा नहीं कर रही और अवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिया है। ख़ासतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से अगर बात करें तो मुसलसल ये अब दूसरी दफ़ा है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है, लेकिन उस कमी का इम्पैक्ट और जो चीज़ों पर होना चाहिए उसको मेक श्योर नहीं कर सकी हुकूमत। बहरहाल इस वक्त जो हालात हैं मौशी तौर पर, ऐसे में यह रिलीफ भी आवाम के लिए कुछ छोटा रिलीफ आवाम को लग नहीं रहा। ये भी आवाम इसको भी बड़ा रिलीफ जो है वो कंसिडर कर रही है। इसको भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये रिलीफ जो है वो इसलिए है कि हुकूमत IMF प्रोग्राम में अब नहीं जाएगी, या इसलिए कि अब इंतखाबात होने जा रहे हैं और अब इंतखाबात से पहले हुकूमत चाहती है कि वो आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दें, ताकि जिस तरीके से हुकूमती कारकर्दगी और फैसलों की वजह से अवाम नाराज़ है उसका इम्पैक्ट कम से कम हो इंतखाबात के नताइज के ऊपर। इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्बासी साहब, IMF के बगैर बजट की बातें हो रही हैं, हुकूमत हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद दिनों में कोशिश कर रही है कि अवाम को रिलीफ मिले। क्या इंतखाबात करीब आ रहे हैं, ये हम एज्यूम करें इससे? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, ये जो कमोडिटी प्राइसेस हैं दुनिया में नीचे जा रही हैं। जब भी तेल की कीमत गिरती है तो पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमत एडजस्ट हो जाती है। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो ओगरा डिटर्मिन करता है और उसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस कर देती है। तो ये तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती रहेंगी। समर में कीमत थोड़ी नीचे आई है, अब विंटर में शायद थोड़ी फिर बढ़ जाएगी। तो बहरहाल ये निज़ाम चलता रहेगा। जहाँ तक हम रिलीफ की बात करते हैं तो रिलीफ किसे कहते हैं? रिलीफ जो आमतौर पर समझा जाता है कि बजट में कोई सब्सिडीज़ दी जाएंगी, तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से सब्सिडीज़ की अब गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि जो वफाकी हुकूमत की आमदन है वो जो आपकी चार बड़ी मद हैं बजट के अंदर, जिसमें एक डेट सर्विसिंग है, एक डिफेंस एक्सपेंडिचर है, डेवलपमेंट है और सिविल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, ये चार बड़ी। तो आपकी जो आमदन है वफाकी हुकूमत की, कुल आमदन जो बच जाती है सूबों को हिस्सा देने के बाद, वो आपकी डेट सर्विसिंग भी शायद पूरा ना कर सके। तो इसलिए आपको उसके लिए भी इजाफी कर्जा लेना होगा। तो जो रिलीफ या सब्सिडी आप देंगे उसके लिए आपको इजाफी कर्जा लेना होगा। तो जब आप ये इजाफी कर्जे लेंगे तो फिर किसी प्रोग्राम में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो फिर ये कहते हैं कि आप तो कर्जे इतने ले रहे हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है। तो इसलिए आज रिलीफ मैं समझता हूँ जिसे हम उम्मीद तौर पे कहते हैं, वो शायद बजट में मुमकिन ना हो। अगले कई साल जो बजट होंगे वो आवाम के लिए तकलीफ दे ही होंगे। तो भाई साहब, अगर वो बजट ज़्यादा ख़राब ना करें तो ये भी तो किसी तौर आवाम को रिलीफ ही है ना? जी, अगर ज़्यादा आप रिलीफ ज़्यादा ये दे सकते हैं कि इजाफी बोझ ना आवाम पे पड़े। लेकिन इस वक्त बोझ जो है वो सिर्फ इंटरनल सिचुएशन से नहीं है, एक्सटर्नली भी कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हैं और आपके रुपया कमज़ोर हुआ है। आज थोड़ी उसमें लचक आई है, लेकिन ये भी ज़्यादा मेरे ख्याल सस्टेनेबल बात नहीं होगी। ये भी वक्त के साथ सप्लाई डिमांड के मुताबिक ऊपर नीचे होता रहेगा। तो आपको जब तक आप मईशत की बुनियादें दुरुस्त नहीं करेंगे, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, आगे के रास्ते का तयन नहीं करेंगे, तो कोई मुस्तकिल जो मामला है वो करना बड़ा मुश्किल होता है। तो भाई साहब, आपकी बातों से फिर मैं क्या अखज़ करूं? आपको फिर मुस्तकबिल करीब में इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे? नहीं, इलेक्शन के बगैर आपको गुजारा नहीं है। मैं आज भी मैंने कहा कि ये एक बड़ा दुख से आदमी ये कहता है कि जब किसी मुल्क में इलेक्शन भी मसाइल का हल ना रहे तो फिर बड़ी सीरियस चैलेंज होता है उस मुल्क की लीडरशिप के लिए कि वो कैसे इन मामलात को निपटाएगी। क्योंकि हर जगह जब कोई फेलियर हो निज़ाम का तो इलेक्शन उसका हल निकलता है। बदकिस्मती से आज मुल्क की जितनी सियासी जमातें हैं वो पिछले 2 साल के अंदर हुकूमत में रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है
आज कोई भी मुल्क के हालात से बरी ज़िम्मा नहीं अपने आप को करार दे सकता। और हमारे मुल्क के जो असरात हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट का असर है, जो जुडिशरी का असर है, ये मुल्क की निज़ाम में, मुल्क की सियासत में, मुल्क की मईशत पर, उसके भी मनफी असरात मुल्क में आए हैं। इसलिए हमें आज सबको ज़रा बैठ कर एक आगे के रास्ते का तयन करना होगा कि हम मुल्क को कैसे चलाएँगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको मसाइल का मुस्तकिल हल नहीं मिलेगा। तो भाई साहब, अभी तो फिर स्पेस बनती दिखाई नहीं दे रही। ऐसी सिचुएशन में फिर आप कैसे हल निकाल सकते हैं? नहीं, जो फिर तैयार नहीं है तो वो फिर हालात उनसे स्पेस खुद ही ले लेते हैं। जब आप किसी मसले का खुद हल नहीं निकालेंगे तो फिर वो जो कुदरत का निज़ाम है, ये जो हुकूमत का निज़ाम होता है, ये वो खुद ही अपनी स्पेस बना लेगा। क्योंकि आप खुद देख लें कि आज हमारी मईशत की क्या कैफियत है। मैंने आपके सामने एक बड़ी छोटी सी बात रख दी है, आप बजट डॉक्यूमेंट आएगा वो देख लें। आप पाकिस्तान के आज आराम से बैठकर अगले 5 साल के बजट आज बना सकते हैं। उसमें कोई आपको रद्द-बदल करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने ये बुनियादें दुरुस्त ना की, बुनियादी मामला दुरुस्त ना किए, तो हर साल बतदरीज ये मामला ख़राब होता जाएगा। और जब भी आप दुरुस्ती करते हैं, कोई करेक्टिव एक्शन लेते हैं, कोई रिफॉर्म करते हैं, उसका बोझ अवाम पर पड़ता है। उसी बोझ के बाद ही जाके बेहतरी आती है। तो ये मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं। और बदकिस्मती है कि शायद आज हमें इन हालात की संजीदगी का अगर अंदाज़ा है तो हमें फ़िक्र नहीं है। ये बदकिस्मती। भाई साहब, अभी तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड भी तैयार हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब क्यों वापस नहीं आ रहे अभी? जी, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, उनको इलाज वो करवा रहे हैं, वो आएंगे। लेकिन हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमने मियां नवाज शरीफ के साथ किया क्या। वो खुद बदकिस्मती से, मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि आप खुद इस बात का इजहार करें, वो नहीं करते। न माजी में किया, न आज करते हैं। जो आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, इसमें एक बड़ा हिस्सा 28 जुलाई 2017 के उस फैसले का है जब मियां नवाज शरीफ को हुकूमत से हटाया गया, एक चलती हुकूमत तोड़ी गई। इस मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान को इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल किया और सब इस पर इत्तफा नहीं किया। फिर 4-6 महीने बाद मुल्क की सियासत से अलहदा कर दिया, उसमें भी इत्तफा नहीं किया। फिर 4-6 महीने के बाद ऐन इलेक्शन के दौरान कोर्ट की डेट पीछे कर कर एक जज जिसने खुद कहा मैं ब्लैकमेल हुआ हूँ, और वो कोर्ट ऑपरेट कर रहा था एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में। इलेक्शन के ऐन दरमियान मियां नवाज शरीफ को कन्विक्ट किया गया, वो बाहर से आए, जेल चले गए। और ये हकीकत है कि उस कन्विक्शन की कोई हैसियत नहीं है। उसको आप किसी कानूनदान, मैंने उसको एक अमेरिकन वकील को भी दिखाया, वो भी हंस पड़ा। एक बैरिस्टर को इंग्लैंड में दिखाया, वो भी हंस पड़ा। उसने कहा कि आपके मुल्क में ये फैसले हो रहे हैं। एक आदमी ने ये भी कहा, एक बहुत बड़े पाए का वकील था, वो एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी रह चुका था। उसने कहा मुझे ये बताएं कि आपके मुल्क में जो जज हैं ये लॉ ग्रेजुएट हैं कि नहीं है। इस हद तक मैंने बात सुनी है। तो ये जो मामले हैं, इनको भी आज कम से कम इस बात का इजहार ही कोई कर दे, सुप्रीम कोर्ट ही कर दे यार कि हमसे गलत फैसले हुए हैं, हमने ये नहीं करने चाहिए थे। तो ये कम से कम रास्ता तो आगे का दुरुस्त होगा ना। अब भाई साहब ये बताइएगा कि अभी जो सिचुएशन अगर अवाम के पर्सपेक्टिव में हम डिस्कस करें तो हुकूमत में जितनी भी जमातें हैं उनमें अवाम अगर किसी भी जमात से बददिल हो रही है तो वो मुस्लिम लीग नवाज है। जितने भी हुकूमती फैसले हैं या कारकर्दगी है उसका इम्पैक्ट अगर किसी जमात पर हो रहा है तो वो मुस्लिम लीग नवाज है। ऐसे हालात में मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शंस में कैसे जाएगी और क्या लेकर जाएगी अवाम के पास? नहीं, देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो फैसला हुकूमत में आने का किया गया उस पर आप तनकीद कर सकते हैं, उस पर आप बहस भी कर सकते हैं। लेकिन हमने कभी इस तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखा कि अगर ये हुकूमत यहाँ ना आती और इमरान खान की सियासत हुकूमत चलती रहती तो फिर मुल्क का क्या हाल होता। हमने वो ना पहलू हम देख सकते हैं ना हमने देखा है। ये एक हकीकत है कि PMLN ने एक बड़ी भारी सियासी कीमत अदा की है हुकूमत में आने की और मुश्किल फैसले करने की। वरना $1 अरब का पेट्रोल आवाम को सस्ता बेचना बड़ा आसान काम है। आप करके चले जाएं, मुल्क भुगतता रहेगा पूरी ज़िंदगी। IMF भी चला जाएगा, आप हफ्तों में दिवालिया हो जाते। तो इसको आप जो मर्जी कहें, लेकिन मैं समझता हूँ कि PMLN ने मुल्क के मुफाद को सामने रखा है।
अपनी सियासी कीमत अदा की है और उसका असर आपको इलेक्शन में नज़र आएगा बदकिस्मती से। लेकिन ये कीमतें अदा करनी पड़ती हैं। सियासत सिर्फ इक़्तिदार का नाम नहीं होता, जिम्मेदारी का नाम होता है, और मुस्लिम लीग नून ने जिम्मेदारी दिखाई है। आप हुकूमत की कारकर्दगी पर बिल्कुल तनकीद कर सकते हैं। मैं खुद भी शायद मुतमईन ना हूँ जो जिस रफ्तार से फैसले हुए हैं, इससे बेहतर फैसले, इससे बेहतर कारकर्दगी हो सकती थी, लेकिन हमने वो तस्वीर का रुख नहीं देखा अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार में रहते। अब ऐसा भी बताइएगा, कल परवेज़ खटक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया और आजकल बड़ी अजीब मामला हो रहे हैं। कोई शख्स पार्टी के साथ साथ सियासत छोड़ रहा है, कोई जो है वो सिर्फ पार्टी का ओहदा छोड़ रहा है, पार्टी को नहीं छोड़ रहा, और कोई पार्टी को छोड़ रहा है। ये हो क्या रहा है, मामला क्या चल रहे हैं? ये उनसे पूछे जो सियासत छोड़ रहे हैं। सियासत ये आपकी चॉइस होती है, जब मर्जी सियासत छोड़ दें। ये आपको और आपके हल्के के अवाम का रिश्ता होता है। सियासत कोई नौकरी नहीं है, कोई किसी की कैद नहीं है, ज़बरदस्ती कोई नहीं होती सियासत में। अगर आप समझते कि कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, सियासत छोड़ दें, किसी और को मौका दे दें। अच्छा सर, ये बताइएगा, आजकल तो जेल में जाने वालों के पास ये ऑप्शन है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और पार्टी से छोड़ें, जेल से बाहर आ जाएं। आप जिस वक्त जेल में थे, क्या आपके पास ऐसी की ऑप्शन थी? नहीं, मुझे किसी ने इस वक्त नहीं पार्टी का कहा। मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब हम लांडी जेल में थे, वहाँ पर बहुत दबाव था, लेकिन यहाँ तो कोई मिलने ही नहीं आया। मैंने 2-3 दफ़ा कोई लोग वहाँ आए, वो तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी। एक गार्ड होता था और कोई 3 गेट्स गुजर के वहाँ आना पड़ता था, तो वहाँ कैमरे भी लगे हुए थे, तो कोई आ ही नहीं सकता था। अब ऐसा भी बताइएगा, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार थी, आप लोग भी जेल में रहे, आप खुद जेल में रहे, एहसन इकबाल साहब जेल में रहे, राना सनाउल्लाह साहब जेल में रहे, ख्वाजा साद रफीक साहब जेल में रहे, चले नवाज शरीफ और मरीम नवाज और शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज साहब, ये तो एक फैमिली है, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। आप लोग तो उस फैमिली का हिस्सा नहीं थे, आप लोगों ने क्यों नहीं पार्टियां छोड़ी? हाँ, नहीं, ये उनसे पूछ सकते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। पार्टी आमतौर पर वही लोग छोड़ते हैं जो माजी में भी पार्टियां बदलते नहीं हों, क्योंकि वो एक हिजाब होता है। जब हिजाब हट जाता है तो फिर पार्टी छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है किसी भी सियासतदान के लिए। लेकिन एक दफ़ा आपको आदत पड़ जाए तो फिर वो मुश्किल ज़रा दूर हो जाती है। तो जो लोग भी पार्टियां छोड़ रहे हैं, उनका आप माजी देख लें तो आपको वही नज़र आएगा कि बहुत सी पार्टियों का ग्रेजुएट होंगे वो। अब भाई साहब, आप मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रहे हुए हैं, आप मौजूदा हालात के सिस्टम के क्रिटिक भी हैं। आप मौजूदा हालात को सामने रखते हुए क्या एज्यूम कर रहे हैं कि आज अगर इलेक्शंस होते हैं मुल्क में, कौन सी सियासी जमात है जो इलेक्शंस जीतने की पोजीशन में है? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान जीते, लेकिन मसला ये है कि हमें एहसास नहीं है कि हम आज किस संजीदगी से मामलात को निपटाने का, और हम कहाँ किस नहज पर पहुँच चुके हैं, हमें ये इस बात की शायद एहसास नहीं है। लेकिन जो सियासत नज़र मुझे कम से कम नज़र आती है, मुझे कोई जमात भी मेजॉरिटी लेती हुई नज़र नहीं आती, और ये शायद मुल्क के लिए बेहतर हो कि कोलिशन गवर्नमेंट्स हों, और लूज कोलिशन गवर्नमेंट्स एक जमात भी को बड़ी अक्सरियत नहीं रख पाएगी। मेरा ये तज्जिया है। अब भाई साहब, अगर मेजॉरिटी नहीं होगी, फिर तो एक दूसरे को मनाने के अंदर ही सारा वक्त गुजर जाएगा। हुकूमत अवाम के लिए क्या करेगी? जी, मैंने इसलिए कहा है कि आज के इलेक्शन शायद आपको हल ना दे पाए, मुल्क के मसाइल का हल ना दे पाए। मसाइल जो जिस चीज़ की आज ज़रूरत है मुल्क के अंदर, जिस किस्म का रिफॉर्म चाहिए, वो शायद ये कोलिशन गवर्नमेंट और इस किस्म की जो लूज या वीक गवर्नमेंट होगी, वो शायद ये हल नहीं दे पाएगी। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि आप इलेक्शन से पहले एक एजेंडा तय कर लें, तमाम सियासी जमातें बैठ जाएँ, उसमें चीफ जस्टिस बैठे, आर्मी चीफ भी बैठे, सबका असर होता है मुल्क की सियासत पर। ये बैठें और एक एजेंडा तय कर लें कि हमने मुल्क के अंदर क्या रिफॉर्म करने हैं, फिर सब उसको सपोर्ट करें। जो भी इलेक्शन जीत जाए, जो हुकूमत ही बने, सब उसको सपोर्ट करें। अपना अपोजिशन का रोल ज़रूर एक निगरानी करें उस मामले की, लेकिन सब उसको सपोर्ट करें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल फैसले हैं। ये बोझ एक जमात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अभी आपने मुझे कहा कि PMLN का क्या होगा। PMLN ने एक फैसला किया हुकूमत में आने का, और एक बड़ा बोझ बर्दाश्त किया है, उसका असर होगा। तो इसलिए आज बैठें, फैसला कर लें, एजेंडा तय कर लें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मामला मुल्क का है, अपने सियासी मफाद को थोड़ा पीछे रखें, मुल्क के मफाद को आगे करें। अब वैसे भी बताइएगा कि अब अगर इलेक्शंस के बाद कोई कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, जो आप कह रहे हैं जिस तरह, क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका हिस्सा बनाएंगे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि आज जो ज़रूरत है मुल्क की, सब मिलकर एक एजेंडा तय कर लें
कल अगर सब हुकूमत में शामिल होते हैं और इससे बेहतर निज़ाम क्या हो सकता है, सब शामिल हो उसके अंदर, उन फैसलों के अंदर, क्योंकि आपको मैसिव रिफॉर्म चाहिए, आपको आइनी तरमीम चाहिए, आपने इस मुल्क के निज़ाम को यकसर बदलना है, वरना ये मामला नहीं चलने वाला। हमने 75 साल में निज़ाम को ख़राब ही किया, उसको दुरुस्त नहीं किया, उसकी ना तोसी की है, ना उसकी दुरुस्तगी की है, ना उसके अंदर कोई रिफॉर्म किया है। तो आज ये किसी एक जमात की ना सलाहियत है और ना वो सियासी बोझ बर्दाश्त कर सकती है। सबको इकट्ठे बैठ जाएं, सारे बैठ जाएं, बहुत अच्छी बात है। अब भाई साहब, आपके पास आज के दिन तक, मतलब आपकी पार्टी हुकूमत में है, तो आपके पास आज के दिन पाकिस्तानी अवाम के लिए किसी तरह की कोई अच्छी खबर है? नहीं, देखें, अच्छी खबर आप किसको कहते हैं? ये अच्छी खबर है, कम से कम ये सोच तो आई है ना कि मुल्क के निज़ाम को हमने करना क्या है, हमने दुरुस्त तो करना है ना। ये सोच अगर हमें आज से 20, 25, 30 साल पहले आ जाती तो शायद हम यहाँ पे आज ना खड़े होते। तो कम से कम सोच तो पैदा हुई है ना। इस सारी खराबी में ये बात तो आई है। इससे पहले कि मज़ीद खराबी हो, हमें इस मामले को दुरुस्त करना शुरू कर देना चाहिए। तो सर, ये सोच सिर्फ आपकी है या बाकी भी यही सब कुछ सोच रहे हैं? देखिए, अगर मुझसे बड़े लीडर इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, मुझसे ज़्यादा सलाहियत, मुझसे ज़्यादा काबिलियत रखने वाले, ज़्यादा तजर्बा रखने वाले लोग हैं। आज चैलेंज जो है वो मुल्क की लीडरशिप को है। आज उनका इम्तिहान है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो जुडिशल हो। आज अपने मफाद से आगे सोचें, मुल्क के मफाद को सामने रखें, अपने इदारों को एक तरफ करें, अपनी सियासत को एक तरफ करें, मुल्क के हालात को देखें, उसके मुताबिक बैठें और फैसला करें। ये 4-6 लोगों की बात है, ये लंबी बात मैं नहीं कर रहा। मैंने पहले आपको बताया है, चंद सियासतदान हैं, चीफ जस्टिस हैं और आर्मी चीफ है। भाई, इनको बैठना पड़ेगा, ये नहीं बैठेंगे कल सब पछताएंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शाहिद हक्कान अब्बासी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, शाहिद हक्कान अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।